तो एक बार फिर से इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हम सुबह से लगातार चर्चा कर ही रहे हैं विकसित भारत के रोड मैप को लेकर, तो इस वक्त हमारे साथ एक और बेहद ख़ास मंत्री जो कि सरकार में भी एक बड़ा ख़ास ओहदा रखते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ कोल एंड माइंस श्री सतीश चंद्र दुबे जी। और इनसे अलग अलग चर्चा भी करेंगे, मिनिस्ट्री को लेकर क्या चल रहा है, क्या मिनिस्ट्री का योगदान रहेगा उस पर बातचीत करेंगे, और बिहार में जो रिजल्ट आया उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले तालियों के साथ सतीश जी का स्वागत करेंगे। सतीश जी, सुबह से कई विभागों के जो मंत्री हैं वो आज हमारे साथ जुड़े हैं। मेरा सबसे पहला सवाल यही होता है कि आपके विभाग का क्या योगदान रहेगा 2047 में, और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का जो एजेंडा सेट किया है उसमें सबको टास्क दिए गए हैं? आपका क्या टास्क है, आपकी मिनिस्ट्री का क्या टास्क है? क्या अपनी मिनिस्ट्री का रोल आप देखते हैं एक विकसित भारत की रोड मैप की तरफ 2047 का जो टारगेट पीएम मोदी ने दिया है? देखिए, सबसे बड़ी बात है आज के समय में सभी जगह बिजली उपलब्ध करवाना, और बिजली का मुख्य सूत्रधार है कोल। पहले थर्मल पावर प्लांट बंद हो जाते थे कोल के अभाव में, लेकिन आज इतना स्टॉक है कि मैक्सिमम थर्मल पावर प्लांट पे जगह नहीं है कोल रखने का, और विभाग में भी कोल स्टॉक करने की जगह कम पड़ रही है। काफी मात्रा में उत्पादन हो रहा है, और आज गांव से लेकर शहर तक सभी जगह बिजली उपलब्ध है। कल कारखाने हो, गांव में अब किसान बिजली से भी खेती कर रहे हैं। आज कहीं भी कोल कम नहीं है, और देश को आगे बढ़ाने के लिए आज के समय में बिजली बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। आपने बिजली की बात की तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जो डेवलप्ड नेशंस हैं उनकी एक क्वालिटी ये भी है कि वहां अनटिल अनलेस कोई मेजर ब्रेकडाउन ना हो जाए लाइट नहीं जाती है। हम उस सिचुएशन में कब पहुंचेंगे? 2047 में 22 साल का इंतजार करना पड़ेगा, या उससे पहले आप देख रहे हैं कि हम उस सिचुएशन में आ जाएंगे? देखिए, लगातार हम लोग सौर ऊर्जा पे भी काम कर रहे हैं। अभी अभी हमारे सीनियर आदरणीय भूपेंद्र जी ने बताया आपको, और मिशन पे हैं हम लोग सौर ऊर्जा पे अधिक से अधिक काम कर सकें। फिर भी दोनों बैलेंस करके अभी हम चल रहे हैं। 2047 तक हम अपनी योगदान विकसित भारत में काफी महत्वपूर्ण होगी, और आगे मजबूती के साथ देश को आगे बढ़ाने में हम लोग की योगदान, विभाग का योगदान 100% रहेगा। अच्छा सतीश जी, क्योंकि अवैध कोयला कारोबार को लेकर या अवैध कोयला खनन को लेकर लगातार जो शिकायतें थी वो आती थी, हालांकि हम इस बात को भी मानते हैं कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है और काफ़ी हद तक उस काले कारोबार को रोकने में अपनी जो भूमिका है वो निभाई है। कहाँ तक अभी लक्ष्य हासिल हुआ है और कितना आगे जाना बाकी है? देखिए, आपने अवैध कोयला की बात जहाँ तक की, स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेवारी होती है। हम खदान के अंदर ही अपना काम करते हैं, और जब भी वहाँ अवैध खनन की बात होती है, अवैध चोरी की बात होती है, तो स्टेट गवर्नमेंट को सूचित किया जाता है और स्टेट गवर्नमेंट उस पर काम करती है। तो जहाँ की सरकार स्ट्रिक्ट है वहाँ अच्छा से काम हो जाता है, जहाँ सरकार थोड़ा स्ट्रिक्ट नहीं है वहाँ परेशानी होती है। कभी जमाना था कि कोल सिगरेट के पन्नी पे अलॉट होता था, आज हम जेम पोर्टल के माध्यम से 100% पारदर्शिता के साथ काम करते हैं। जितना मजबूती से काम हो सकता है विभाग प्रयास कर रहा है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहते हैं कि मतलब बड़ा आउटपुट ओरिएंटेड शख्स हैं, और क्या आपको लगता है कि वो एक हार्ड
टास्क मास्टर हैं, या उनको लगता है कि आपको कि मतलब जो वो कहते हैं कि हमको ये काम चाहिए वो सबसे लेते भी हैं? देखिए, काम करने का अलग अलग अंदाज है। कुर्सी वही है, पहले के प्रधानमंत्री उस कुर्सी पर बैठते थे और बैठने वाला केवल चेंज हुआ। तो टाइम बेकार गंवाना नहीं चाहते हैं। मिनट मिनट का उपयोग हो, सदुपयोग हो, देश के लिए काम कर सके हम, देश के काम आ सके हम, इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी तत्पर रहते हैं। विभाग, हर विभाग तत्पर रहता है और उनके दिशा निर्देश में हर विभाग में काम होता है और अच्छा से होता है। अच्छा, वो मन की बात भी करते हैं और हमने देखा है कि कई बार विद्यार्थियों के बीच में भी पहुंच जाते हैं, उनकी पाठशाला ले लेते हैं। अभी क्रिकेट खिलाड़ियों से भी मिले थे, तो क्या ऐसे कोई मिनिस्टर्स की भी पाठशाला लगती है या मिनिस्टर्स का भी ओरिएंटेशन होता है जिसमें बात करते हैं या कुछ डायरेक्टिव स्पेशल देते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सब किसी को बुला के विभाग का रिव्यू के साथ साथ सामाजिक वर्ग पे भी चर्चाएं कभी कभी होती है। और जहाँ तक प्लेयर हैं या स्टूडेंट हैं या सामाजिक गतिविधि है, वो भी भारत का अभिन्न पार्ट है। इसी का तो नाम है सबका साथ, सबका विकास, सबका सहयोग से देश को चलाना। आदरणीय प्रधानमंत्री जी उस काम को कर रहे हैं। अच्छा, आप अपने राज्य को कितनी बड़ी चुनौती देखते हैं? मतलब कोल में या माइनिंग सेक्टर में आप अपने राज्य के लिए क्या कर रहे हैं? मतलब आपका राज्य कहाँ पर, अगर हम देखें, किस रैंकिंग में आप देखना चाहते हैं, क्या नंबर देंगे उसको? देखिए, सभी किसी का एक सिकनेस होता है अपने प्रदेश के प्रति, अपने लोकल कंस्टिट्यूएंसी के प्रति, लेकिन हम देश हित में काम कर रहे हैं। रहा प्रदेश की बात, तो झारखंड जब बटा तो जितने खनिज संपदा था झारखंड के हिस्से में चला गया, लेकिन क्रिटिकल मिनरल पे लगातार काम चल रहा है। बिहार में कुछ खदानें मिली हैं, उसका भी ऑक्शन हुआ है और भविष्य में और तेजी से, जो झारखंड से सटा हुआ इलाका है, कोल का भी 2 ब्लॉक मिला है, उसका भी ऑक्शन में हम लोग लेने जा रहे हैं। तो क्रिटिकल मिनरल और कोल दोनों पे हम लोग बिहार में भी काम कर रहे हैं और जितना हो सकता है आगे करेंगे भी। और बिहार काफी आज तेजी के साथ ग्रोथ कर रहा है। अब पहले वाला बिहार नहीं है कि बिहार का नाम रखने से लोग मस्करे के रूप में लेते थे, मजाक उड़ाते थे। अब बिहार का नाम लेना एक गर्व का विषय है। अच्छा, बिहार में आपने बात की, बिहार के नतीजे अभी हमने देखे और बीजेपी के फेवरेबल सबसे ज़्यादा नतीजे रहे बिहार में। सबसे बड़ी पार्टी बनकर भारतीय जनता पार्टी रही। तो क्या सीएम की डिमांड नहीं उठी कि भाई हम सबसे बड़ी पार्टी, क्योंकि रूल तो यही होता है पॉलिटिक्स में कि जो सबसे बड़ी पार्टी है उसका चेहरा होना चाहिए। ये बात उठी नहीं? इस बात का कोई असंतोष नहीं कि नहीं भाई हमारी पार्टी का सीएम होना चाहिए था? क्योंकि जब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी से अलग हुए थे तब तो इसी बात को लेकर अलग हुए थे, तो बिहार में अलग क्यों? ऐसा है कि हर स्टेट का माहौल अलग अलग होता है और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में बीजेपी जो कहती है वो करती है। इसके पहले भी हम बड़े भाई के रूप में थे बिहार में, लेकिन हमने मुख्यमंत्री नीतीश जी को चुना। नीतीश जी बहुत अच्छे आदमी हैं। कहीं इसके पीछे ये रीजन तो नहीं है कि चेहरा तो है नीतीश जी, अगर चेहरा हट जाएंगे तो फिर बड़े भाई की भूमिका सीमित ना हो जाए, ऐसा डर तो नहीं है? विषय चेहरा बेचेहरा की नहीं है, विषय वर्ड का है। और अभी काम चल रहा है अच्छा से, ऐसा नहीं है। नंबर ऑफ सीट ज्यादा होना कम होना बहुत बड़ा विषय नहीं है। हमने पब्लिक में हमने हर मंच पे ये कहा था कि नीतीश जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार भी बनाएंगे और उसको हमको करना था। हाँ, भविष्य में अगर ऐसा परिस्थिति कभी क्रिएट होगा तो देखा जाएगा। अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी हमारे नेता बिहार के लिए नीतीश जी हैं, एनडीए गठबंधन के नेता हैं, काम अच्छा ढंग से कर रहे हैं। उनके साथ कदम में कदम मिला के बिहार को विकसित बिहार बनाने में अपनी अपनी योगदान देना है।
अच्छा सर, क्योंकि हम लगातार कोल और माइनिंग सेक्टर की बात कर रहे हैं, आपने थोड़ी देर पहले झारखंड का भी जिक्र किया था। और जब मैं ट्रेड फेयर कुछ दिन पहले जब चल रहा था तो मैं वहाँ पर गई थी और मैंने जो झांकियाँ थी, जो प्रस्तुतियाँ थी, वो भी देखी अलग अलग राज्यों की। तो बहुत ही दिलचस्प चीज़ थी कि झारखंड में एक माइन टूरिज्म की शुरुआत जो है वो सरकार कर रही है। अब चूँकि सटता हुआ राज्य है, बॉर्डर लाइन वहाँ से सटती है, और आपने भी जिक्र किया, तो क्या बिहार सरकार या आपका मंत्रालय या आप खुद इस बारे में कुछ सोच रहे हैं कि कैसे यहाँ पर माइनिंग सेक्टर को आगे बढ़ाया जाए, या फिर किस तरीके से लोगों को आकर्षित किया जाए? देखिए, लगातार हम देश के लिए काम कर रहे हैं। झारखंड इसी देश के अंदर आता है। हर देश को, हर प्रदेश को, देश पूरे प्रदेश को देखता है और हर प्रदेश को कैसे हम डेवलप कर सकते हैं, उसके लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। वहाँ खनिज संपदा अधिक है, रॉयल्टी भी अधिक जाता है, वहाँ काम भी बहुत अच्छा ढंग से हो रहा है। हम रॉयल्टी देते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेवारी बनती है कि वहाँ का लोकल विकास कैसे होगा। हम खनिज संपदा में वहाँ बहुत हैं और वहाँ खनन विभाग बहुत मजबूती से आगे काम कर रहा है, निरंतर आगे काम करते रहेगा। अच्छा सर, संसद में लगातार अब SIR को लेकर जो है वो हंगामा विपक्ष की ओर से चलाया जा रहा है, हंगामा करना शुरू कर देते हैं। इस तरीके से अगर काम नहीं होगा तो फिर सीधे तौर पर टैक्स पेयर्स जो पैसा देते हैं, जिनका पैसा लगता है, जिनके पैसे से संसद चल रही है, उसका बड़ा नुकसान होता है सर। देखिए, ये जिम्मेवारी विपक्ष का भी होता है। हाँ। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र डिपार्टमेंट है, समय समय से उसमें अपने हिसाब से वो लोग काम करते हैं। उनको लगा कि बहुत फर्जी वोटर है, उनको लगा कि भारत के मूल लोग जो मूलतः यहाँ के रहने वाले हैं, तो उनके पास तो सब कागजात है, दस्तावेज है, उनको देने में कहीं परेशानी नहीं हो रही है। लेकिन जिनके पास चुनाव आयोग जो तय किया है कोरम, उसको फुलफिल नहीं कर पाता है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि आपके हिंदुस्तानी नहीं है। अच्छा सतीश जी, और आप कह रहे हैं भारत कि एक धर्मशाला नहीं है कि कोई आके रह जाएगा। भारत में, भारत की संस्कृति संस्कार बहुत स्ट्रांग है। दूसरे देश से आके हमारे संस्कृति पे भी चोट करता है वो व्यक्ति, हमारे संस्कार पर भी चोट करता है, हमारे नौजवानों की नौकरी भी छीनता है, राशन भी छीनता है और वातावरण को गलत ढंग से दूषित भी करता है। तो हम धर्मशाला नहीं है कि कोई आके रह जाएगा। वैसे लोगों को निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल में सरकार बीजेपी की बनेगी, और जिनके पास भारत का दस्तावेज, उनके पास रहने का दस्तावेज अगर नहीं है, भारत के मूलतः निवासी नहीं है, उनको धक्का देके निकाला जाएगा। लेकिन ये घुसपैठ का मुद्दा तब क्यों आता है जब चुनाव आते हैं, और जिस राज्य में चुनाव आते हैं वहां घुसपैठ का मुद्दा आ जाता है? ऐसा नहीं है, घुसपैठ का मुद्दा तो हमेशा रहा है, लगातार रहा है। वो लोग ज्यादा जोर देता है, विपक्ष इसको ज्यादा मुद्दा बनाता है, क्योंकि उनको भारत के मूल वोटर से मतलब नहीं है। अब देखिए रिजल्ट आपके सामने है। बिहार में कांग्रेस और राजद दोनों मिलके यात्रा तक निकाल दिए। अगर संजोग अच्छा था कि विपक्ष में बैठने का मौका मिल गया, नहीं तो एक सीट अगर कम हो जाता तो विपक्ष में बैठने का मौका नहीं मिलता। और रहा बात पश्चिम बंगाल का, तो आने वाला दिन वहां भी तय है कि वहां भी कमल खिलेगा और मजबूत सरकार बनेगा, डबल इंजन की सरकार बनेगा। आपने अभी बंगाल का भी जिक्र किया, और हमने देखा भी था कि बिहार की जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जब सेलिब्रेशन किया था उस जीत का यही दिल्ली में, तो यहीं से उन्होंने बंगाल का एजेंडा भी सेट कर दिया था। लेकिन बंगाल के उस एजेंडे के बाद और गर्दा उड़ाने वाली उस तस्वीर के बाद ममता बनर्जी का भी स्टेटमेंट आया, जब उन्होंने SIR को लेकर प्रोटेस्ट मार्च निकाला था और उन्होंने कहा था कि बीजेपी दुनिया भर में कहीं भी खेल ले, मेरे साथ नहीं खेल सकती बीजेपी। अगर मेरे साथ खेलने की कोशिश की तो मैं अच्छे से समझा दूंगी। देखिए, आप इतिहास पढ़े होंगे और आप रामायण जैसा हम लोग का एक देखने को मिलता है। रावण भी नहीं समझता था कि मेरी अंत होगी, रावण भी नहीं समझता था कि मेरी अंत होगी। दिल्ली में कांग्रेस सरकार भी नहीं चाहती थी, कभी जानती थी कि मेरी अंत होगी। ये तो रावण कौन है यहाँ पे? जनता तय करती है कि किसकी सरकार कहां बनेगी।
और जनता तय करके बैठती है। पश्चिम बंगाल की जनता मन बना चुकी है कमल खिलाने का और ममता दीदी का विदाई तय कर चुकी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सतीश चंद्र जी, आप हमारे साथ यहाँ पर आए और आपने बहुत ही अपने व्यस्त समय से समय निकालकर हमारे इस कॉन्क्लेव का हिस्सा बने और बड़ी बेबाकी से आपने सभी सवालों का जवाब दिया। बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू। विकसित भारत का ये मंच सजा है। सर प्लीज मंच पर रुके रहिएगा। रुकिए सर। सतीश सर प्लीज मंच पर रुके रहिएगा, क्योंकि आपने यहाँ कीमती समय निकाला है, तो न्यूज़ इंडिया की तरफ से आपको भेंट प्रस्तुत हम करना चाहेंगे। मैं बुलाना चाहूँगी, रिक्वेस्ट करना चाहूँगी चेयरमैन सर शैलेंद्र शर्मा सर, प्लीज़ आप आ जाइए। MD अवंतिका शर्मा जी प्लीज़ आप आ जाइए। मुकेश शर्मा जी आ जाइए। साथ ही अरविंद सर प्लीज़ आप मंच पर आ जाइए। कृष्ण जी आप भी मंच पर आ जाइए प्लीज। विकसित भारत 2047, जैसे कि नाम से ही मालूम हो रहा है, विकसित भारत का सपना जिसमें देशवासियों की भी बड़ी भूमिका है, आर्थिक तरीके से, मानसिक तरीके से, और कैसे सशक्त हो रहा है भारत हर दिन के आगे। और अब दुनिया में जो बढ़ता हुआ कद है भारत का, वो किसी से छिपा नहीं। और ऐसे में जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि आज हमारे इस मंच पर मौजूद हैं, जिनसे हम खुलकर बात कर रहे हैं। सतीश चंद्र दुबे जी ने भी खास वक्त निकाला है, इस मंच पर अपनी बात हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। एक बार तालियों के साथ स्वागत कर दें, सम्मान कर दें सतीश चंद्र दुबे जी का। खास ये तस्वीरें हैं और खास ये मंच सजा है। अगले सेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे, खास मेहमान होंगे, लेकिन एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लौटेंगे फौरन।